हेलो व्यूअर्स, मिश्रा क्लासेस के एक और फ्रेश लेक्चर में आपका स्वागत है। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हाँ भाई, कैसी पढ़ाई चल रही है? तो मैं समझता हूँ कि पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और समय अब कम बचा है, बहुत तेज लगी। अब एक एक सेकंड का आप यूज करिए, तभी अपनी मंजिल मिल पाएगी। जैसा कि मैं बहुत पहले से आपको बता रहा हूँ, संडे को 11 बजे एक विशेष सरप्राइज़ हम आप लोगों के लिए रखे हैं। तो संडे 11 बजे ज़रूर वीडियो देखिए, लाइव क्लास चलेगी और हो सकता है इस वीडियो से तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ायदा हो। तो चलिए आज शुरू करते हैं। 12th बायो की बात कर रहे थे। तो 12th बायो में क्या चल रहा था, न्यूक्लियोसोम के बारे में हम बता रहे थे। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, इसके बारे में फिर से एक बार सुन लीजिए। मैंने क्या बताया था, न्यूक्लियोसोम के फॉर्मेशन में 4 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन भाग लेती हैं और प्रत्येक हिस्टोन प्रोटीन के 2-2 मॉलिक्यूल भाग लेते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। मैंने स्ट्रक्चर भी तुम्हें बताई थी, फिर से 1 मिनट रफली आप समझ लीजिए। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि हिस्टोन प्रोटीन, प्रत्येक हिस्टोन प्रोटीन के 2-2 मॉलिक्यूल हैं। मान लेते हैं ये H2A है, एक H2A है। तो H2A हिस्टोन प्रोटीन के 2 मॉलिक्यूल और एक ये मैंने ले लिया, इस प्रकार से ये ले लिया। यहाँ पर क्या है, H2B और ये H2B। ये 2 मॉलिक्यूल हिस्टोन प्रोटीन के हैं। यहाँ पर क्या है, ये H3 है और एक H3A है। मतलब प्रत्येक हिस्टोन प्रोटीन के 2-2 मॉलिक्यूल मैंने ले लिया। ये क्या है, H4 और यहाँ पर भी ये H4। तो टोटल हिस्टोन प्रोटीन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 8। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। ये हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ मैंने तुम्हें बताया था कि DNA मॉलिक्यूल चारों तरफ से सराउंड करता है इस प्रकार से। और कितने सर्कल होते हैं ये भी मैंने बताया था। एक में हम पूरी बात बता दे रहे हैं, उसी प्रकार से दूसरे वाले में भी होगा। तो पूरे हिस्टोन ऑक्टामर को जो DNA मॉलिक्यूल सराउंड करता है, उसके कितने टर्न होते हैं, 1/3/4 टर्न होते हैं। कितने टर्न होते हैं, 1/3/4 टर्न होते हैं। इस प्रकार से ये हिस्टोन प्रोटीन को DNA मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है। इस प्रकार से ये चारों तरफ से ये सराउंड कर रहा है। तो ये DNA मॉलिक्यूल है, ये DNA मॉलिक्यूल है, DNA मॉलिक्यूल है। और ये कितने सर्कल होते हैं, 1/3/4 सर्कल होते हैं। और DNA के बेस पेयर कितने होते हैं, 200 होते हैं। तो ये हिस्टोन ऑक्टामर और DNA दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसोम कहलाता है। और 2 न्यूक्लियोसोम इसी प्रकार से, एक न्यूक्लियोसोम ये होगा सेम, तो ये न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम है। 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाले DNA को, ये जो इस समय हम बना रहे हैं बेस पेयर, 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाले DNA को क्या कहते हैं, लिंकर DNA कहते हैं। ये क्या कहलाता है, लिंकर DNA कहलाता है। और लिंकर DNA में एक और हिस्टोन प्रोटीन होती है, जिसे क्या कहते हैं, H1 हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं।
तो न्यूक्लियोसोम हमको मालूम हो गया क्या क्या किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। हिस्टोन आक्टामर और डीएनए, इन दो चीज़ों से मिलकर के क्या बना होता है, न्यूक्लियोसोम बना होता है। और न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाले डीएनए को क्या कहते हैं, दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाले डीएनए को क्या कहते हैं, लिंकर डीएनए कहते हैं। इतनी चीज़ें मैंने तुम्हें बता दिया था। अब देखा जाए क्या होता है, इतनी चीज़ें तो हमने पढ़ लिया था। अब देखिए क्या होता है, सुनिए। तो न्यूक्लियोसोम हमको मालूम हो गया क्या होता है। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गया कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है। और न्यूक्लियोसोम पर क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूक्लियोसोम किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, और हिस्टोन आक्टामर क्या होता है। तो ये बातें तुम्हें याद रखना है। अपन पढ़ रहे हैं 12th बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं इस समय, 12th बायोलॉजी। अब देखा जाए, एक चीज़ तुमको मैंने बताया है कि सपोज करिए यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, मान लेते हैं यहाँ पर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस चारों तरफ से मैंने बताया था डबल मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होता है। ये बता चुके हैं, जब सेल पढ़ा रहे थे उसी समय मैंने बताया था। ये डबल मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होता है। तो ये तो क्या कहलाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। तो इसको तो हमने कह दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। और इसके अंदर एक डार्क स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो ये कहलाता है न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस कहलाता है। और इसके अंदर एक नेट पाया जाता है क्रोमैटिन रेटिकुलम का, ये नेट पाया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, क्रोमैटिन रेटिकुलम, ये क्रोमैटिन रेटिकुलम कहलाता है। और इन चारों पार्टों को क्या कहते हैं मिलाकर, न्यूक्लियस कहते हैं। ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। तो न्यूक्लियस मैंने बताया चार पार्टों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस। तो ये क्रोमैटिन रेटिकुलम का जाल पाया जाता है। अब हेडिंग डालिए, क्रोमैटिन क्या होता है। क्रोमैटिन के बारे में हमें बताना है। तो हेडिंग क्या डालना है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो इसमें थोड़ा सा नोट कर लेना। न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द repeating unit of a structure in nucleus called chromatin thread मतलब धागा, स्टैंड ब्रैकेट में colored bodies seen in nucleus। तो क्रोमैटिन क्या होता है, न्यूक्लियोसोम के रिपीटिंग यूनिट, न्यूक्लियोसोम के रिपीटिंग यूनिट मिल करके क्या बनाती है, क्रोमैटिन बनाती है। तो क्रोमैटिन किसका बना होता है, तुम्हें मालूम हो गया क्रोमैटिन किसका बना होता है, न्यूक्लियोसोम का बना होता है। न्यूक्लियोसोम की रिपीटिंग यूनिट क्या कहलाती है, क्रोमैटिन कहलाती है। अब हेडिंग डालिए, क्रोमैटिन फाइबर। दूसरा कौन सा है, क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर क्या होता है, इसमें थोड़ा सा नोट कर लेना। क्रोमैटिन फाइबर्स, क्रोमैटिन इज पैक्ड टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन पैक्ड होकर क्रोमैटिन फाइबर बनाती है, मतलब क्रोमैटिन पैक्ड होकर क्रोमैटिन फाइबर बनाती है।
नंबर अगली हेडिंग दीजिए क्रोमोजोम्स। अब बताने जा रहे हैं क्रोमोजोम्स। ये क्रोमोजोम के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्रोमोजोम यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम मतलब न्यूक्लियोसोम की रिपीटिंग यूनिट मिल करके क्या बनाती है, क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन पैक्ड होकर के क्या बनाते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स। अब क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, क्रोमोजोम्स में नोट कर लेना, क्रोमैटिन फाइबर दैट आर फर्दर coiled, chromatin fiber that are further coiled and condense, further coiled and condense at metaphase stage of cell division to form chromosomes, तो एक चीज तुमके मालूम हो गया, न्यूक्लियोसोम की रिपीटिंग यूनिट मिल करके क्या बनाता है, क्रोमैटिन बनाता है। और क्रोमैटिन पैक्ड होकर क्रोमैटिन फाइबर बनाता है। और क्रोमैटिन फाइबर फर्दर कॉइल्ड होकर के क्या बनाता है, क्रोमोजोम्स बनाता है। और क्रोमोजोम्स टर्म किसने यूज़ किया था, डब्ल्यू वाल्डियर ने यूज़ किया था। किसने यूज़ किया था, डब्ल्यू वाल्डियर ने यूज़ किया था 1888 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रोमोजोम्स टर्म किसने यूज़ किया था, तो डब्ल्यू वाल्डियर ने यूज़ किया था 1888 में। नोट करके एक पॉइंट नोट कर लेना, नोट करके एक पॉइंट नोट करिए। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन, द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल, पैकेजिंग जो होती है क्रोमैटिन की हायर लेवल की होती है। required additional set of protein that collectively are referred as non-histone chromosomal protein। अब देखा जाए क्या होता है, अगर जो हम यह क्रोमैटिन रेटिकुलम को स्टेन करते हैं, अगर क्रोमैटिन रेटिकुलम को स्टेन करते हैं तो कहीं कहीं पर क्रोमैटिन रेटिकुलम डार्क कलर के हो जाते हैं। इस प्रकार से कहीं कहीं पर क्रोमैटिन रेटिकुलम डार्क कलर के हो जाते हैं। जो डार्क कलर के होते हैं इनको क्या कहते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। और जो लाइट कलर के होते हैं उनको क्या कहते हैं, यूक्रोमैटिन कहते हैं। जो लाइट कलर के होते हैं उनको क्या कहते हैं, यूक्रोमैटिन कहते हैं। तो जब क्रोमैटिन रेटिकुलम को हम स्टेन करते हैं तो क्रोमैटिन रेटिकुलम कहीं कहीं पर डार्क कलर स्टेन करते हैं और कहीं कहीं पर लाइट। तो जो डार्क कलर ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। तो ये मैंने कहा है, ये हेट्रोक्रोमैटिन कहलाता है, क्रोमैटिन कहलाता है। तो ये हेट्रोक्रोमैटिन है। और जो लाइट कलर का स्टेन है इसे क्या कहते हैं, यूक्रोमैटिन कहते हैं। ये यूक्रोमैटिन कहलाता है, ये यूक्रोमैटिन कहलाता है। तो यूक्रोमैटिन क्या होता है, जेनेटिकली एक्टिव होता है। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, मतलब इन स्थानों पर डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। डीएनए से जब एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है तब उसे क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो यूक्रोमैटिन जेनेटिकली एक्टिव होते हैं और लाइट कलर के होते हैं, लेकिन हेट्रोक्रोमैटिन जो होते हैं वो जेनेटिकली इनएक्टिव होते हैं और इन स्थानों पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होती है। मतलब डीएनए से एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता है। मतलब हेट्रोक्रोमैटिन डार्क कलर के होते हैं और ये जेनेटिकली इनएक्टिव होते हैं। मतलब डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन यूक्रोमैटिन लाइट कलर के होते हैं और ये जेनेटिकली एक्टिव होते हैं।
मतलब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, मतलब डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो थोड़ा सा नोट कर लेना। पहले नोट करिए यूक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, a typical nucleus, some region of chromatin are loosely packed, ब्रैकेट में नोट कर लेना, and stain light called euchromatin, Euchromatin is said to be transcriptionally active chromatin, that is occurs process of transcription, ब्रैकेट में नोट करिए formation of mRNA from DNA is called transcription। जब DNA से mRNA बनता है तब उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। नंबर दूसरी हेडिंग दीजिए हेट्रोक्रोमैटिन, इसमें नोट करिए द क्रोमैटिन दैट इज more densely packed and stain dark are called heterochromatiन। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, हेट्रोक्रोमैटिन आर जेनेटिकली inactive, that is no formation of RNA from DNA, ब्रैकेट में नो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, मतलब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हेट्रोक्रोमैटिन वाले स्थानों पर नहीं होती है। तो ये बातें तुम्हें याद रखना है। यूक्रोमैटिन जेनेटिकली एक्टिव होता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है, लेकिन हेट्रोक्रोमैटिन जेनेटिकली इनएक्टिव होता है, मतलब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं होती है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA, दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और mRNA को क्या कहते हैं? मैसेंजर RNA कहते हैं, और RNA हमने हालांकि बता चुके हैं, फिर एक बार बता देते हैं। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा RNA सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो राइबोसोमल RNA सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये 2018 का क्वेश्चन नीट का था, पूछा गया था कौन सा RNA सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो राइबोसोमल RNA सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। राइबोसोमल RNA के फॉर्मेशन में भी राइबोसोम के फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट करता है। नंबर अगली हेडिंग दीजिए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, याद रखना है तुम्हें, बहुत इम्पोर्टेंट बताने जा रहे हैं। यह ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कई बार तो सीधे सीधे पूछा गया है क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मिंग के ऊपर सबसे पहले किसने एक्सपेरिमेंट किया था, तो तुम्हें याद रखना है, एक साइंटिस्ट है ग्रिफ्थ ने ट्रांसफॉर्मिंग के ऊपर सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था। तो थोड़ा सा नोट कर लेना। इन 1928 इसी पर क्वेश्चन आ चुका है, कब किया था। इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिफ्थ
किसने किया था? ग्रिफ्थ ने। इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया था विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रिफ्थ ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया पर किया था, याद रखना है। दूसरा पॉइंट, व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ब्रैकेट में नोट कर लेना, न्यूमोकोकस भी कहते हैं इसे, ब्रैकेट बंद, बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन अ कल्चर प्लेट, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को कल्चर प्लेट पर ग्रो कराया था, कल्चर प्लेट। सम प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी कॉलोनी, तो कुछ बैक्टीरिया स्मूथ चिकनी कॉलोनी प्रोड्यूस किया था। जो स्मूथ शाइनी कॉलोनी प्रोड्यूस किया था उन्हें क्या कहा? एस टाइप बैक्टीरिया। कैसे बैक्टीरिया? एस टाइप बैक्टीरिया। ये क्या है? बैक्टीरिया, ये एस टाइप बैक्टीरिया कहलाते हैं। शाइनी कॉलोनीज, वाइल अदर, जबकि दूसरे प्रोड्यूस रफ कॉलोनी, और दूसरे कौन सी कॉलोनी प्रोड्यूस किया? रफ कॉलोनी प्रोड्यूस किया। तो ये उन्हें क्या कहते हैं? आर बैक्टीरिया कहते हैं। ये आर बैक्टीरिया। तो कल्चर प्लेट के ऊपर जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को ग्रोन कराया गया, कल्चर कराया गया, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसी कॉलोनी बनाई जो स्मूथ कॉलोनी थी, उन्हें एस टाइप बैक्टीरिया कहा गया, और कुछ बैक्टीरिया ऐसी कॉलोनी बनाई जो रफ कॉलोनी बनाती थी, उन्हें आर बैक्टीरिया कहा। नेक्स्ट पॉइंट, यस स्टेन बैक्टीरिया है म्यूकस। एस टाइप बैक्टीरिया के चारों तरफ म्यूकस की लेयर पाई जाती है, ब्रैकेट में पॉलीसैकेराइड कोट, ब्रैकेट में पॉलीसैकेराइड, ब्रैकेट बंद, कोट। वाइल आर स्टेन डज नॉट, तो यस टाइप के जो बैक्टीरिया थे उसके चारों तरफ ये कोट पाया गया था, म्यूकस का कोट पाया गया, और जो आर टाइप के बैक्टीरिया थे उनके चारों तरफ ये कोट नहीं पाया गया। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लेना, माइस इन्फेक्टेड विथ द यस। अच्छा, एक बात और बता दें, जो यस टाइप के बैक्टीरिया थे वो कैसे थे? वायरुलेंट थे। ये वायरुलेंट का मतलब ये निमोनिया रोग पैदा करते थे, और ये कैसे थे? नॉन वायरुलेंट थे। नॉन वायरुलेंट मतलब ये बीमारी नहीं पैदा करते थे। तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि कल्चर प्लेट के ऊपर जब स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को ग्रोन कराया गया तो बैक्टीरिया की दो टाइप की कॉलोनी बनी, एक एस टाइप की कॉलोनी और दूसरी आर टाइप की कॉलोनी। जो एस टाइप की बैक्टीरिया की कॉलोनी बनी थी उन बैक्टीरिया के चारों तरफ म्यूकस का एक कोट पाया गया था और ये वायरुलेंट थे। अगर ये बैक्टीरिया माइस के अंदर इंटर कर जाते हैं तो उसमें निमोनिया रोग पैदा कर देते हैं और निमोनिया रोग के कारण वो मर जाता है। लेकिन आर टाइप के बैक्टीरिया जो थे उनके चारों तरफ म्यूकस का कोट नहीं था और ये निमोनिया रोग नहीं पैदा करते थे। तो अगर जो आर टाइप के बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंटर करा देते हैं तो पता लगा निमोनिया रोग नहीं होता है और माइस नहीं मरता है। इसके बाद की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, खुद पढ़िए। और जैसा कि मैंने बताया है 8 तारीख को सुबह 11 बजे लाइव क्लास रहेगी और उस क्लास में विशेष सरप्राइज़ आपको हम देंगे और हो सकता है वो सरप्राइज़ तुम्हारे जीवन में एक निखार ला दे। इसलिए 8 तारीख 11 बजे लाइव क्लास आप ज़रूर ज्वाइन करें
और सरप्राइज का पूरा फ़ायदा उठाएं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।